नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों से। बता दें कि जयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और ये मामला सामने आया है। महिला स्टेशन से बाहर निकलकर अपने पति के लिए खाना लेने गई थी और इसी दौरान 5 आरोपियों ने इस महिला को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 35 साल की इस महिला ने अपनी आपबीती सुनाई, जो कि अपने पति के साथ बुधवार की देर रात को गांधीनगर रेलवे स्टेशन से पहुंची थी। ट्रेन में आने के समय में थी और ऐसे में वो अपने पति के लिए खाना लेने गई, लेकिन रेलवे स्टेशन से जैसे ही वो बाहर निकली, महिला ने पुलिस को बताया है कि रेलवे स्टेशन के बाहर उसे ये 5 युवक मिले, जिनसे उसने रेस्टोरेंट के बारे में पूछा और इस पर रेस्टोरेंट की ओर ले जाने का झांसा देकर बदमाश पीड़िता को रेलवे यार्ड की तरफ ले गए। वहां सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और इस वारदात के बाद ये जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल आपको बता दें कि वारदात के बाद पीड़िता बदहवास हालत में जीआरपी थाने पहुंची, जहां महिला पुलिस कर्मियों ने उसे संभाला। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया है। नौहर के नर्मदा देवी बहनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को चुनावी मैदान से हटाने के लिए पिस्तौल लगाकर बदमाशों ने उसे धमकाया है और उसके साथ मारपीट की गई। हनुमानगढ़ छात्र संघ चुनाव में छात्र संगठनों में आपसी टकराव का अंदेशा बना हुआ है और इसी क्रम में एबीवीपी से जुड़े हुए ललानाबाद निवासी अर्जुन बेनीवाल, उनके साथ पुलिस में उन्होंने मामला दर्ज करवाया है। इसमें बताया गया है कि वो अपनी बहन सोनम के साथ राजकीय महाविद्यालय गया तो वहां मौजूद छात्र संघ के अध्यक्ष सरजीत बेनीवाल, सज्जन गोदारा, राहुल गोदारा, संदीप वर्मा, संदीप शिविर, फलक शेर समेत करीब 24 लोगों ने उसकी बहन को चुनावी मैदान से हटाने का दबाव बनाया है। और जालौर से खबर है, जहां एक दलित छात्र की मौत को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। इस दौरान मृतक छात्र इंद्र कुमार के घर नेताओं का आना जाना भी जारी है और इसी क्रम में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी सोराणा पहुंचे हैं। उन्होंने मृतक छात्र के पिता को गले लगाकर ढांढस बंधाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रशेखर बिना किसी पूर्व सूचना के सड़क मार्ग से सोराणा गए थे और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वो वापस लौट गए हैं। हालांकि इससे पहले चंद्रशेखर को पीड़ित परिवार से मिलने से रोक दिया गया था। वो दिल्ली से जोधपुर पहुंचे, लेकिन उन्हें सुराणा नहीं जाने दिया गया। अब पुलिस ने 17 अगस्त को उन्हें 4 घंटे तक रोके रखा था और बताया जा रहा है कि उसके बाद उन्हें दिल्ली छोड़ा गया। 18 अगस्त की दोपहर को चंद्रशेखर आजाद फ्लाइट से वापस जोधपुर आ गए थे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि हर पार्टी के लोग जालौर जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं जालौर में अपने लोगों से मिलकर रहूंगा। और आखिरकार चंद्रशेखर पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के पिता उनको गले लगाया है और ढांढस बंधाया। और सीकर से खबर है, जो बदमाशों ने एक बीएसएफ कांस्टेबल पर हमला कर दिया है। आरोपियों ने इस कांस्टेबल से मारपीट की और पीड़ित ने सीकर पुलिस अधीक्षक से इस कार्रवाई की मांग की है। अब शहर के गोकुलपुरा तिराहे पर 18 अगस्त की रात को बीएसएफ कांस्टेबल रामचंद्र पर 6 से अधिक बदमाशों ने हमला कर दिया। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी भी सामने आया है फुटेज, जहां पर आप देख सकते हैं कि फौजी को मारा पीटा गया है और इस वारदात के पास के होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश बीएसएफ जवानों को बेरहमी से पीट रहे हैं और पीड़ित जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण पीड़ित के साथ सीकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्रवाई की मांग उठाई है। बता दें आपको कि पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों को जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया। और छात्र संघ चुनाव में नामांकन पूरा होने के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। प्रत्याशी आज कॉलेज कैंपस में वोटर को अपने पक्ष में वोट देने के लिए मान मुनाहर करते दिखाई दे रहे हैं।
सीकर की शेखावटी यूनिवर्सिटी, कॉमर्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज में भी अलग अलग तरीके से वोटर्स को लुभाया जा रहा है। कॉमर्स कॉलेज में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है और आपको बता दें कि यहां पर अध्यक्ष पद पर एबीवीपी से नवरंग सिंह, एसएफआई के सुनील गुदारा, एनएसयूआई सुशील मील के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सौरभ सिंह। ये मैदान में है तमाम, और इसी के साथ ही एबीवीपी से बगावत कर निर्दलीय लड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी एक एक स्टूडेंट के संपर्क करते हुए वोट देने की अपील कर रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज में एबीवीपी के नवरंग सिंह, एसएफआई के सुनील गुदारा और निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ सिंह में टक्कर देखने को मिल रही है। सौरभ सिंह एबीवीपी से टिकट नहीं मिलने से काफी नाराज थे और आपको बता दें कि इसी कारण उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में एबीवीपी के अंदर क्रॉस वोटिंग का खतरा भी मंडराने लगा है। इसका फायदा एसएफआई उठा सकती है। और सीकर के नवलगढ़ रोड से ये मामला सामने आया है, जहां पर जल निकासी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। संघर्ष समिति के आह्वान पर सीकर के सैकड़ों लोग नवलगढ़ पुलिया के पास धरने पर बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। संघर्ष समिति के भंवरलाल जागीर ने बताया है कि जल निकासी के प्रोजेक्ट के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका है। इसके बाद अभी तक काम तक शुरू नहीं किया गया है। संघर्ष समिति पिछले 20 दिनों से लगातार अधिकारियों को अवगत करवा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। ऐसे में आज से ये धरना शुरू किया गया और शहर के लोगों के साथ साथ यहाँ पर नवलगढ़ रोड के व्यापारी भी इस धरने में शामिल हुए हैं। जागीर ने कहा है कि जब तक इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। और जयपुर से खबर है, जहां पर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए 5 डकैतों ने आटा व्यापारी के परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की और बदमाशों ने 10 लोगों को पिस्टल के दम पर बंधक बनाया और आधे घंटे तक घर को खंगालते रहे। फिर वो करीब 60 लाख रुपए की नकदी और 1.5 किलो सोने के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए हैं। ये वारदात गलता गेट थाना इलाके के सूरज पोल अनाज मंडी के रोड पर स्थित एक घर की है, जहां पर ये बदमाश घुसे और हथियारों के बल पर इस पूरे परिवार को बंधक बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार व्यापारी सत्यनारायण तांबी के घर पर मां मोही देवी, उनकी पत्नी संतोष, बेटा जितेंद्र और उनकी 2 बहुएं ऋतु और प्रियंका और 3 बच्चे मौजूद थे। और इसी दौरान शाम को करीब 7 बजे ये बदमाश इनकम टैक्स के अधिकारी बनकर घर में घुसे। डकैतों ने सभी परिजनों के मुंह पर टेप लगा दी और इसी बीच व्यापारी सत्यनारायण और उसके बेटे हेमराज घर पहुंचे और बदमाशों ने उन्हें भी बंधक बना लिया। इसके बाद 15 साल के पोते केशव के सिर पर पिस्टल लगाकर अलमारियों के बारे में पूछा गया। नहीं बताने पर परिजनों को गोली मार देने की धमकी दी और डर के कारण शख्स ने अपने पोते को बदमाशों से छुड़ाने के लिए अलमारियों के बारे में बताया, जिसके बाद ये जो चोर हैं हथियारों के बल पर घर में रखा जितना भी सामान और नकदी थी उसे लेकर वहां से फरार हो गए हैं। और अब आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करने के लिए परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग रूटों की ऑनलाइन मैपिंग कर रहा है। मैपिंग पूरी होने के बाद यात्रियों को बसों की ऑनलाइन लोकेशन भी मिल सकेगी। साथ ही शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो जिन कॉलोनियों में नहीं है उन्हें भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल शुरुआत में शहर के 115 रूटों की ऑनलाइन मैपिंग चल रही है। इसमें से 85 रूटों पर वर्तमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों का संचालन किया जा रहा है। 30 नए रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी अब की जाएगी। इससे शहर का वो क्षेत्र भी शामिल होगा जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। शहर में वर्तमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर मात्र 300 लो फ्लोर बसें और मेट्रो शामिल है। ऐसे में प्राइवेट मिनी बसों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। 2 साल पहले शहर में 2000 प्राइवेट बसें चल रही थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर 800 बह गई है। और ऐसे में दूसरी तरफ शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 60 लाख पहुंच गई है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। यहाँ आपको बताते चलें कि सभी कयासों पर अब विराम लग गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। और आपको बताते चलें कि मिशन 2024 के लिए पार्टी ने ये बड़ा दाव खेला है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने बुधवार को ही दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके नाम की चर्चाएं तेज हो गई और आज भूपेंद्र चौधरी को यह बड़ा पद सौंप दिया गया है। पश्चिमी यूपी से जाट समाज से आते हैं भूपेंद्र चौधरी और माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सूबे में क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही संतुलन बनाए रखने के लिए ये बड़ा दाव खेला है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने ये जानकारी दी और यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। इसके बाद वो आजमगढ़ से दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। और खबर अब आगरा से है। ताजनगरी आगरा में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर डीएम आगरा को ज्ञापन सौंप दिया है। राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई मानवी शर्मा का कहना था कि यहां पर 4 साल से जो छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर आज हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंप दिया है। इसी को लेकर एनएसयूआई अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। जैसे कभी सिग्नेचर कैंपेनिंग की जा रही है तो कभी पोस्टर लगाकर और धरना प्रदर्शन करके। इसी क्रम में आज डीएम आगरा को ज्ञापन सौंपा गया है। कहा गया है कि हमारी जो भी मांगे हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाए। जल्द से जल्द छात्र संगठन चुनाव को बहाल कर दिया जाए और जो छात्रावास की सुविधा नहीं है उस पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही इन छात्रों का कहना है कि लेबोरेटरी की सुविधाएं भी दी जाए छात्रों को। और अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो एनएसयूआई सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। निश्चित तौर पर छात्रों का कहना है कि हम यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। हम पिछले 10 दिन से यूनिवर्सिटी में ज्ञापन दे रहे हैं, पोस्टर चिपका कर रहे हैं। छात्र चुनाव बहाली पिछले 4 से 5 साल से छात्र चुनाव नहीं हुए, इस सरकार ने बंद कर दिया। छात्र की मांगे हमारी आज कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती छात्र चुनाव की तो हम एक आंदोलन यूनिवर्सिटी घेराव का करेंगे। छात्र चुनाव इन्होंने इसलिए बंद किया कोई छात्र राजनीति से आदमी विधायक भी बनता है, पहली पाठशाला होती है छात्र राजनीति। इन्होंने छात्रों को कमजोर करने के लिए छात्र चुनाव बंद कर दिया। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रखी थी और उस पर आश्वासन आपको क्या मिला? अधिकारियों से आश्वासन है कि देखेंगे, कराएंगे। अगर नहीं कराते तो यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। देखिए, पिछले 4-5 साल से आगरा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर एनएसयूआई 17 अगस्त से लगातार अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। कभी हम सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, कभी हम पोस्टर चिपका रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमने इसी क्रम में यहाँ डीएम साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए थे और हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल कर देना चाहिए। इसके अलावा जो हम छात्रावास की सुविधा को लेकर, जो छात्रावास आप देख रहे हैं किस तरीके से विश्वविद्यालय में छात्रावास नहीं है, इस तरह से छात्रों को बहुत समस्या हो रही है। इसके अलावा कॉमन लाइब्रेरी वगैरह ऐसे तमाम मुद्दों पर जो एसआरएस कॉलेज है उसके भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पे डीएम साहब के लिए हम ज्ञापन का हम लेकर आए थे, ज्ञापन देने के लिए। और अगर ऐसे ही ये चलता रहा और हमें छात्र संघ चुनाव का आश्वासन नहीं दिया या छात्र चुनाव। खबर अब रायबरेली से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज रायबरेली में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। सबसे पहले यहां पर उन्होंने फिरोज गांधी खेल मैदान में बने हेलीपैड का उनका हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा है और इसके बाद वो सीधे कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में आयोजित विकास कार्यों के लिए होने वाली समीक्षा बैठक पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत की और यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम से मिलने के लिए सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिए गए निर्देश और इसी बीच किसी तरह की कोई भी लापरवाही विकास कार्य में ना हो और जल्द से जल्द अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएं, ये हिदायत दी गई है। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम ने किसानों की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की। आपको बता दें कि ये भी कहा गया है इस बैठक के दौरान कि बकाया विद्युत बिल के लिए कैंप लगाकर निस्तारण किया जाए।
और सर आज की मीटिंग में क्या रहा? समस्या की है केंद्र और प्रदेश की जो योजना है उनकी समीक्षा की है। रायबरेली को प्रदेश में नंबर 1 बनाना, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और सर आज की मीटिंग में क्या रहा? समस्या की है केंद्र और प्रदेश की जो योजना है उनकी समीक्षा की है। रायबरेली को प्रदेश में नंबर 1 बनाना, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। खबर अब मध्य प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुरैना, भिंड और श्योपुर के लगभग 100 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। संकट, मुश्किल और परेशानियां भी काफी हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस घड़ी में सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद करेगी। आपको बताते चलें कि प्रभावितों को राहत कैंपों में उनकी सभी व्यवस्था और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भेजा जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण करवाकर भरपाई की जाएगी। बाढ़ प्रभावितों की मदद में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज हमने तीनों जिलों के साथ मीटिंग की है। भोपाल से भी एसीएस होम हो, चाहे एसीएस इरिगेशन हो, सीएम हो, सब जुड़े हुए थे। दिल्ली से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए थे। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि थे और तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के प्रमुख लोग थे। अभी जो संभावनाएं हैं, जैसा पानी गांधी सागर कोटा बैराज से छूटा है और डिस्चार्ज कम हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि मुरैना में अभी 1 से लेकर 1.25 मीटर तक पानी कल दोपहर तक बढ़ सकता है। अब ये अंदाज है। श्योपुर में, पार्वती में पानी घटना शुरू हो गया है और चंबल का पानी स्थिर है और मुरैना के बाद चूंकि भिंड में पानी जाता है, इसलिए वहां भी बढ़ोतरी की संभावना है। आज हम और मैं आपको बता दें कि गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। यहाँ पर उन्होंने कोरोना पर जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 108 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम के हवाई सर्वेक्षण पर भी कमलनाथ के तंज पर जवाब दिया है। कहा कि एक तरफ जहां कमलनाथ जी ट्वीट से जनता के आंसू पोंछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज जनता के बीच जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की स्थिति है। देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन को पालन किए बिना अगर कोई ऐप चल रहा होगा, तो ऐसे जो भी लोन के ऐप हैं, इन सब पर मैंने आज साइबर क्राइम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जो गाइडलाइन का पालन किए बिना ये ऐप लोन का चला रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अगर ये गाइडलाइन के बिना होंगे, बिना कानूनी प्रक्रिया के होंगे, तो इनकी जगह फिर जेल में होगी और इन सब पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। अभी भी 10 मार्ग हमारे बंद हैं मध्य प्रदेश के, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई रिस्क न लें इन 10 मार्गों पर। श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा, सोपर सवाई माधोपुर, चंदेरी ललितपुर, भोपाल नागपुर, विदिशा अशोकनगर, कुरवाई बीना, होशंगाबाद पिपरिया, ऐसे 10 मार्ग, रायसेन सांची, होशंगाबाद हरदा, ऐसे 10 मार्ग अभी भी बंद हैं। और सभी से प्रार्थना है कि अभी इस पर कोई रिस्क न लें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि अभी बारिश 24 घंटे से थमी हुई है
और पानी तेजी के साथ नीचे उतर रहा। कल कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी का इस्तीफा आया कांग्रेस। परसों नरसों आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ता पहले गुलाम नबी आजाद ने अपने पदों से आजादी ले ली। मेरे ख्याल से कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। भारत जोड़ो की चिंता राहुल गांधी नहीं करें, भारत पूरी तरह से संगठित। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल से खबर है, जहां 304 करोड़ के कारण डैम टूटने की जांच रिपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब तक ब्लैकलिस्ट की गई है और आपको बताते हैं कि आगे कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। मंत्री के पूरे एक एक पल के संज्ञान में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, विशेषज्ञ की रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। जो दोषी को कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे अधिकारी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का डैम बनाया था बीजेपी ने, इसका फूट गया, वो मुआवजा कब देंगे? एक बात सुनो, यही तो उनको मैं भ्रम दूर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी मध्य प्रदेश में नई डैम फूटा, ये बात निराधार और आज सत्य है। जो कारण डैम की जो आप बोल रहे हो कि डैम फूट गया, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के और धार जिले के सभी भाई और बहनों से अनुरोध करता हूँ, जो निर्माणाधीन डैम था उसको हमने लेफ्ट और राइट से चैनल बनाकर जो कि पानी का निकास करना था, छोटी नहरें कट किया था, उसके माध्यम से हमने पानी निकाला। पहला संकल्प हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का था, कोई भी जनहानि नहीं हो, कोई भी पशु हानि नहीं हो। इसमें हमारी रणनीति सफल हुई है तकनीकियों के उनके दिशा निर्देश में मैं सोचता हूँ कि। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आरएन न्यूज।